Hello dear students, welcome to Organic Chemistry class for MSc फर्स्ट सेमेस्टर। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हेमेट रिलेशनशिप। हेमेट रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हम थोड़ा बेसिक लेवल से जाते हैं ताकि हम इसके अप्लाइड पोर्शन को इजीली अटेम्प्ट कर सकें। से कोई रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं और जो आपके पास सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट है, उसको हम एक्स जी वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो y है, y इज द साइड ऑफ द रिएक्शन, x जो है वो वेरिएबल सब्स्टिट्यूएंट है, और g है सेकेल्टन ग्रुप टू विच x एंड y आर अटैच। से फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन रिंग है, तो ये हमारा मेन स्केल्टन हो गया ना, इसके साथ x और y अटैच होगा, तो ये g को रिप्रेजेंट कर रहा है। y है वो साइड जिस पे हम रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, हम बेंजीन रिंग पे नहीं कर रहे, जी पे नहीं कर रहे, वाई पे कर रहे रिएक्शन। और एक ऐसा ग्रुप है एक्स, एक सबस्टिट्यूएंट है जिसको हम वेरी कर रहे हैं। वेरी मीन्स कभी हम इसकी जगह NO2 ले रहे हैं, कभी इसकी जगह हम मीथाइल ले रहे हैं, कभी इसकी जगह कोई और ग्रुप से फॉर एग्जांपल OMe ले रहे हैं। इसको वेरी करके फिर हम इस एक्स का इफेक्ट इस रिएक्शन पे कितना होगा उसको हम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक। तो क्या हम इस चीज़ को क्वांटिफाई कर सकते हैं कि इस ग्रुप का, या ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकते हैं, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है। इसका इफेक्ट ट्रांजिशन स्टेट पे या इसके रिएक्शन इंटरमीडिएट पे इसका कितना असर होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, क्या हम इस चीज़ को क्वांटिफाई कर सकते हैं? कैन वी क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑफ electron donating or electron withdrawing groups on the transition state of a reaction which we are going to study, ठीक। क्या उसको क्वांटिफाई मीन्स यानी हमें इसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल आपका कोई एक्स का वैल्यू आ रहा है 1 या -1 या -2 या 3, है ना। इस तरह से एक न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव वैल्यू होगा, उसको देख के आप सीधे बता सकते हैं भाई इसका असर इस ट्रांजिशन स्टेट पे, इसका असर इस इंटरमीडिएट पे इतना होगा। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो क्वालिटेटिव रिलेशनशिप है ना, हम सिर्फ क्वालिटेटिव टाइप का है। अब क्वांटिटेटिव तो बिल्कुल नहीं है ना, ठीक। अगर ऐसा होता तो हम इजीली किसी भी रिएक्शन के इंटरमीडिएट को या रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाता, उसका स्टेट कैसा होगा, किस टाइप का होगा, फिर उसको देख के वी कैन इजीली प्रूव ए रिएक्शन मैकेनिज्म, या हम यानी ये कोई भी रिएक्शन कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, हम इजीली क्या कर पाएंगे, प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। हमें अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता। से फॉर एग्जांपल हम SN1 के बारे में पढ़ा, SN2 के बारे में पढ़ा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट दोनों का अलग है। एक में एक इंटरमीडिएट बन रहा है ना, 2 स्टेप प्रोसेस से हो रहा है, एक स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, और बहुत सारे फैक्टर उस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। या SN2 में देखते हैं तो वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, उसके भी डिफरेंट जो इन्वायरमेंट्स है, डिफरेंट टाइप्स के सबस्टिट्यूएंट्स है, उस पर भी असर करते हैं इसके रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है ना। तो हमें इस टाइप का कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू होता तो हम भी इजीली किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को क्या कर सकते थे, प्रूव कर सकते थे, ठीक। तो इस टाइप का इनोवेटिव आइडिया आया किसके माइंड में, लुइस हेमेट के माइंड में आया इन 1937 में, जो कि एक ग्रेट आइडिया था। तो ये एक ग्रेट साइंटिस्ट था, इसके दिमाग में यही ग्रेट आइडिया आ गया कि हम क्या इस चीज़ को क्वांटिफाई कर सकते हैं। कैन वी क्वांटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ एनी ग्रुप on the transition state of a chemical reaction, so that by knowing the transition state of a reaction we can easily prove the mechanism of a reaction. The first attempt to give numerical value was that of Hammett. तो इस टाइप का जो इनोवेटिव लाने आइडिया किसके माइंड में आया था, हैमेट के, और इसी ने ये फर्स्ट अटेम्प्ट किया इस विषय में, हाँ, इस डायरेक्शन में।
उन्होंने एक सिंपल सा ही रिएक्शन लिया, उन्होंने जो सबस्ट्रेट लिया वो इस टाइप का था XC6H4Y, और इस रिएक्शन को स्टडी करने के बाद, इस सबस्ट्रेट को स्टडी करने के बाद एक रिलेशन दिया हमें, जिसको हम हेमेट इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन में के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन हैविंग एक्स एस सबस्टिट्यूएंट, ठीक है, कोई एक्स उस इस पे एक सबस्टिट्यूएंट होगा, और x इक्वल टू अगर h होगा यानी कोई सबस्टिट्यूएंट वहाँ पे नहीं होगा, उस समय के नॉट रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट को, ठीक। और रो जो होता है रिएक्शन कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन रिएक्शन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, ठीक। सिग्मा होता है कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रुप x। इस इक्वेशन को हम कहते हैं हेमिड इक्वेशन। से फॉर एग्जांपल C6H4 है तो से ये एक बेंजीन रिंग है, जो सिंपल सा एग्जांपल ये रिएक्शन लिया था हेमिड ने, बेंजीन रिंग, इस पे एक ग्रुप रखा जिस पे रिएक्शन को स्टडी किया, और एक ग्रुप x रखा जिसको वेरी किया, ठीक। फिर इसका इफेक्ट y पे कितना होता है उसको स्टडी किया। तो इसको इस इफेक्ट को क्वांटिफाई करने के लिए हमें एक रिलेशनशिप दिया कि log ऑफ k डिवाइडेड बाय k नॉट इज इक्वल टू रो इंटू सिग्मा, ठीक। ये सिंपल से एक रिलेशनशिप था, ठीक। k क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस सबस्ट्रेट व्हेन x सबस्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। जब बेंजीन रिंग के साथ ये x अटैच होता है उस समय उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कितना है, ये हमें ये k देगा, ठीक है। और जब ये x इक्वल टू h होगा यानी इस पर कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं होगा, उस समय जो रेट होगा या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हमें कौन सा देता है? ये k नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब इस टाइप के रिएक्शन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो टाइप के आपको पहले रिएक्शन करना पड़ेगा। ये आपको बेंजीन रिंग पे आपका y ग्रुप अटैच है, पहले विद और सबस्टिट्यूएंट इस रिएक्शन को स्टडी करना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप इसका k कैलकुलेट करेंगे, k नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट k नॉट को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ पे कोई भी सबस्टिट्यूएंट लगाएंगे, से पहले आपने NO2 लगाया, ठीक। फिर इसके रेट कांस्टेंट को आप स्टडी करेंगे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टडी करेंगे, जो वैल्यू आता है वो यहाँ लगा देंगे, तो log ऑफ k NO2 डिवाइडेड बाई k नॉट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा कोई अगर आपको सबस्टिट्यूएंट के बारे में स्टडी करना है तो यहाँ पे NO2 की जगह NH2 लगा के आप स्टडी करेंगे, फिर k का वैल्यू यहाँ देंगे, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाए। अब रो क्या है? रो कहा इज ए रिएक्शन कांस्टेंट, ये किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन का अपने जो कांस्टेंट होता है वो होता है, हर रिएक्शन का अलग क्या होगा? रो वैल्यू होगा। सो रो इज द रिएक्शन, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकुलर रिएक्शन, तो रो मीन्स रिएक्शन, ऐसे याद रखना। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इस x की कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टिट्यूएंट विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, which is going to vary from one सबस्टिट्यूएंट टू अनदर, है ना। जो हम इसको क्या करने जा रहे हैं? वेरी करना करने जा रहा है एक सबस्टिट्यूएंट से, कभी वो NH2 भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, वेराइटी ऑफ वहाँ पे सबस्टिट्यूएंट हो सकते हैं। सो सिग्मा फॉर सबस्टिट्यूएंट ऐसे याद रखो, ठीक। ये सिंपल सा हमें क्या दिया? एक रिलेशनशिप दिया, किसने? हेमिट ने। और अब नेक्स्ट देखते हैं, और कैलकुलेट किया, यहाँ पे उन्होंने मेटा और पैरा पोजीशन पे अलग अलग। एक चीज़ यहाँ ये याद रखना, जो भी यहाँ पे इन्होंने जो इस रिएक्शन में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो सिर्फ सबस्टिट्यूएंट या तो किस पे होगा? पैरा पोजीशन पे, या सबस्टिट्यूएंट का इफेक्ट एट मेटा पोजीशन होगा। आर्थो पोजीशन पे इसमें हम ये चीज़ें स्टडी करने नहीं जा रहे हैं आर्थो पोजीशन पे, क्योंकि जब हेमिट इस रिलेशनशिप को
डिराइव कर रहा था, तो फर्स्ट केस में उन्होंने बहुत सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स लिए, एरोमेटिक लिए, ठीक है। एलिफेटिक में जो भी रिलेशन आया वो सही नहीं आया, बहुत सारा स्केटर्ड उनको पॉइंट्स आए, वहाँ पे कोई सही रिलेशनशिप नहीं मिला, फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया वहाँ से, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स लिए इस टाइप का, जिसमें आर्थो पोजीशन पे जब सबस्टिट्यूएंट्स होते थे तो वहाँ भी जो रिलेशनशिप था वो सही नहीं आ रहा था, ठीक। इसलिए इसको भी इग्नोर कर दिया। मीन्स इसमें हम मेटा और पैरा पोजीशन पे जो सबस्टिट्यूएंट होते हैं उसी का ही इफेक्ट पड़ने जा रहा है, क्योंकि आर्थो पोजीशन पे यहाँ पे क्या होता था, स्टीरिक रिपल्शन बहुत आता था। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अलावा भी स्टीरिक इफेक्ट का भी असर होता था, जिसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते थे। तो हम जो रिलेशनशिप निकालने जा रहे थे वो सही नहीं आ रहा था, इसलिए इन दोनों को यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया और इफेक्ट किसके देखा, पैरा और मेटा पोजीशन पे ही स्टडी किया। तो ये थोड़ा सा क्या था हमारे एक आइडिया था कि हेमेट इक्वेशन होता क्या चीज़ है, लॉग ऑफ के नॉट रो इनटू सिग्मा। अब इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें जो हेमेट ने लिया था, अब इस इफेक्ट को क्वांटिफाई करने के लिए सिंपल सा एक रिएक्शन लिया हेमेट ने, आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस, और उस समय रो का वैल्यू क्या किया, सेट किया 1, क्योंकि जो रेफरेंस रिएक्शन है हमारे लिए वो क्या है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को ऐसे रेफरेंस रिएक्शन लेना है, फिर इस बेंजोइक एसिड को इस रेफरेंस में लेके हमें दूसरे रिएक्शन को स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रो का वैल्यू सेट क्या किया, 1, ठीक है, बिकॉज इज ए कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। तो आपको मानना है कि हमारा जो रेफरेंस रिएक्शन है, जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है, वो है आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक। और फिर इसको ये क्या स्टडी किया, सिग्मा वैल्यू एट मेटा पोजिशन, सिग्मा वैल्यू एट पैरा पोजिशन, क्योंकि सिग्मा और सिग्मा वैल्यू एट मेटा एंड सिग्मा वैल्यू एट पैरा पोजिशन अलग होगा ना, इसलिए अलग अलग इनको कैलकुलेट किया। फिर इन वैल्यूज की मदद से रो का वैल्यू निकाला, इस बेंजोइक एसिड के। अब हेमेट ने क्या किया, एक सिंपल सा रिएक्शन लिया, आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसमें जो हेमेट ने क्या किया, एक सिंपल सा रिएक्शन लिया बेंजोइक एसिड का, आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस में, ठीक। और रो का वैल्यू क्या सेट किया, 1, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, डिफरेंस रिएक्शन है। इस आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड को रेफरेंस मान के हम आगे दूसरे रिएक्शन के मैकेनिज्म को क्या करना है, स्टडी करना है। तो इस आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड को रेफरेंस मान के सिग्मा के वैल्यूज कैलकुलेट किया फॉर डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट एट मेटा एंड पैरा पोजीशन। फिर इस सिग्मा वैल्यू को ऑब्टेन करने के बाद रो वैल्यूज कैलकुलेट किया फॉर अदर रिएक्शंस जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच थे, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू वेरी किया। फिर by knowing the values of rows, by knowing the values of sigma, हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसको हमने अभी तक किया भी नहीं होगा। यानी हम इन वैल्यूज़ को देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं उसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा, कौन सा पाथवे ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे जब हम इसके अप्लाइड पोर्शन पे जाएंगे। फिलहाल आप इतना ही आप याद रखो कि हमारा जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है, जो रेफरेंस रिएक्शन है, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोइक एसिड एंड रो का वैल्यू इक्वल टू 1, और इसी से हमें क्या निकालना है,
सिग्मा के वैल्यूज़ निकालना है। और याद रखना जो सिग्मा का वैल्यू होता है वो सिर्फ बेंजोइक एसिड का ही हमें निकालना होता है। और जो ये सिग्मा वैल्यू है ये कोई और टाइप का वैल्यू नहीं है, जबकि सैंपल नंबर्स हैं जो हमें एक इन द फॉर्म ऑफ नंबर मिलते हैं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं टोटल इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मैंने पहले ही कहा था सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देते हैं, या रेजोनेंस इफेक्ट, या आपको फील्ड इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, न कि आपको स्टीरिक इफेक्ट का। इसीलिए जो आर्थो पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट होते हैं उसमें ये रिलेशन जो ये रिलेशनशिप है या हेमेट पोलैंड है वो फिट नहीं होते हैं। ठीक, इसलिए हम हेमेट रिलेशनशिप में जो सबस्टिट्यूएंट आर्थो पे अटैच हैं उसको हम स्टडी नहीं करते हैं और उस समय ये फेल होते हैं। अब जो सिंपल रिएक्शन हेमेट ने कंसिडर किया था वो क्या था? हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोइक एसिड। हाइड्रोलिसिस कैसे हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, H पॉजिटिव को लॉस करेंगे और यहाँ पे बेंजोइड एनाइन बनेंगे। ठीक है, और Ka विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेंजोइक एसिड। अब हमने अभी तक देखा कि सिग्मा सिग्मा है ना, ये सिग्मा पैरामीटर कैसे निकालना होता है। अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं सिग्मा कैसे निकालना होता है। तो सिग्मा जो पैरामीटर होता है इस इक्वल टू होता है लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट व्हेन ए सबस्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू दिस रिंग बेंजोइक एसिड, है ना। जब बेंजोइक एसिड के साथ कोई सबस्टिट्यूएंट अटैच होता है उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कितना होगा, डिवाइडेड बाय equilibrium constant या rate constant of a benzoic acid means when there is no any substituent attached to the ring। means क्या हुआ, ऐसे हम बोल सकते हैं जैसे ये आपका क्या है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, यहाँ X है, X में भी H, X में भी एनी ग्रुप OMe, X में भी NO2। तो सिग्मा क्या होगा फिर, अगर हमें सिग्मा NO2 निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा NO2, X की जगह NO2 होगा। तो लॉग ऑफ क्या होगा, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर NO2, जब आपका सबस्टिट्यूएंट इस रिएक्शन में क्या होगा NO2 रखा होगा, डिवाइडेड बाय जब यहाँ कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं होगा मींस H होगा सिर्फ, रेट कांस्टेंट फॉर बेंजोइक एसिड ये होगा। ठीक है ना। अगर NH2 होगा यहाँ NH2 होगा रेट कांस्टेंट पर डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट पर बेंजोइक एसिड, ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू हर सबस्टिट्यूएंट के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जो सिग्मा का वैल्यू है हमेशा विथ रेफरेंस टू बेंजोइक एसिड ही निकालते हैं और उसी बेंजोइक एसिड के रिंग पे डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट को हम चेंज करते हैं। पहले आप सिर्फ बेंजोइक एसिड का क्या देखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, K का वैल्यू आएगा वो। फिर उस बेंजोइक एसिड पे NO2 करके फिर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप स्टडी करेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, फिर आपको क्या आएगा, सिग्मा का वैल्यू आएगा। ठीक है, ये होगा आपका सिग्मा पैरामीटर। अब हम देखते हैं ये हमारा बेसिक रिएक्शन है, रेफरेंस रिएक्शन है, आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन वाटर। यहाँ से ये बेंजोइक एसिड से ये एक प्रोटॉन लॉस कर रहे हैं तो बेंजोएट बना रहे हैं। अगर हम वेरी करते हैं अपने ग्रुप को XNH2 या XHXNO2, यानी हम सिर्फ 3 केस कंसिडर कर रहे हैं, एक्सट्रीम केसेस। एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक ऐसा केस जहाँ पे कोई ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। अब देखेंगे इन दोनों को थोड़ा सा, एक ग्रुप को यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप बेंजोइक एसिड है ये आपके पास C+OH, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल NH2 अटैच है, N
H2 इसके साथ अटैच है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, यहाँ से एक प्रोटॉन लॉस होगा, ऐसे वाटर को देंगे, फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव, आयोनाइज हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या अटैच है, NH2, ये है। ये आपका फिर यानी ये आपका बेंजोइक एसिड यानी पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड डिसोसिएट हो रहा है अपने कंजुगेटेड बेस में, है ना। अब हम देखेंगे कि अगर ऐसे दिखाएंगे इसको, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा ना, तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, C डबल बॉन्ड O पे कौन सी चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो एक पॉजिटिव चार्ज था यहाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके अब यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इस कंडीशन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए आप। अगर यहाँ पे हम देखते कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस तो हो रहा है ना, ऐसे इसको मैं डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा, यहाँ से भी रिएक्शन रेजोनेट हो रहा है, यहाँ पे फुली कंजुगेट हो रहा है, अच्छे से डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जब ये रिएक्टेंट कंडीशन में था। जो ही ये बेंजोइड आयन बनते हैं, इसका कंजुगेट बेस बनते हैं, तो वहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे रेजोनेंस होता है, और एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि दिस नेगेटिव चार्ज इज वेरी मच क्लोज टू दिस ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। अगर ये ऐसे रेजोनेंस पे जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत क्लोज में आ जाएंगे, जो कि हाईली अनस्टेबल कंडीशन है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को यहाँ बेंजोएट एनाइन को ये स्टेबलाइज नहीं करेगा जितना ये रिएक्टेंट को स्टेबलाइज कर रहा था। अब फिर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा रिएक्टेंट की तरफ, रिवर्स में इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो के रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, फिर रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, लो होगा एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। जब एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड मीन्स यहाँ अगर कोई ग्रुप नहीं होता, बेंजोइक ही एसिड ही होता, तो रेट कांस्टेंट उससे भी ये कम हो जाएगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस बेंजोइड आयन को जो बन रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, इसलिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। क्योंकि हमें पता है जितना प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट का वैल्यू हाई होता है, और जितना प्रोडक्ट कम बनता है उतना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। और उस समय जो इक्विलिब्रियम होता है वो शिफ्ट होता है रिएक्टेंट की तरफ। तो आप इतना याद रखो, जो रेट कांस्टेंट है यहाँ पे वो लेस देन रेट कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड है। तो अब हम केस लेते हैं जब X इक्वल टू NO2 होगा। तो दो एक्सट्रीम केस, हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला लिया, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले का एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपका बेंजोइक एसिड है, ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ NO2 अटैच है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये जब डीप्रोटोनेशन हो गया यानी एक प्रोटॉन को यहाँ से लॉस करेंगे, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बेंजोइड आयन बनेगा, ठीक। ये डबल बॉन्ड यहाँ था, एक डबल बॉन्ड यहाँ था, एक डबल बॉन्ड यहाँ था, और N पे डबल बॉन्ड O है और O पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। स्ट्रक्चर इतना सही नहीं है, आप
इसको देख लेना। अगर हम देखेंगे इसमें जो बेंजोइड आयन बना, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, जो ये वाला जो कंजुगेट बेस बना, इसमें रेजोनेंस कैसे हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ चला आएगा, ये यहाँ से यहाँ चला आएगा। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एन, ओ पे कौन सी चार्ज, नेगेटिव, इस ओ पे भी नेगेटिव चार्ज, और अब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ आया, ये बॉन्ड अपनी जगह है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पे, इस कार्बन पे अब क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। अब दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेरी मच क्लोज टू दिस नेगेटिव चार्ज, और अगर रेजोनेंस हो जाएगा तो इजीली यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आएगा, इस तरह से एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइज्ड कंडीशन आ सकते हैं। ये हम कहेंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पे नेगेटिव, दिस इज वेरी मच स्टेबल, ये एक स्टेबल कंडीशन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इसके कंजुगेशन में है, एंड दिस इज़ वेरी मच क्लोज टू दिस नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम अब किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड में कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं जो इसके रिएक्शन को डिक्रीज करे, ना इसके रिएक्शन को इंक्रीज करें, ठीक है। लेकिन जब इस बेंजोइक एसिड पे हम मिथॉक्सी ग्रुप या NH2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देते हैं, डालते हैं, तो उसमें वो बेंजोइड एनाइन को, उसके प्रोडक्ट साइड को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो इसका के वैल्यू, रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन बेंजोइक एसिड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इस बेंजोइड आयन को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो के का वैल्यू हाई है एज कंपेयर टू के वैल्यू ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहें इसका वैल्यू क्या, बेंजोइक एसिड का मेटा पे क्या हो, सॉरी, इस नाइट्रो ग्रुप का असर मेटा पे कितना होगा या पेरा पे कितना होगा, तो उसको भी हम देख सकते हैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके, ठीक है। तो अभी तक आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि जो के वैल्यू है किसका, NH2 का, वो कम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का के वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू NO2 ग्रुप, जब बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप अटैच होते हैं। फिलहाल इतना आप याद रखो, ठीक। लेकिन अगर हम इसी बेंजीन रिंग पे से फॉर एग्जांपल ये आपका डिसोसिएशन हुआ और बेंजोइड आयन बना, ठीक, और आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है NO2 से फॉर एग्जांपल, हमेशा याद रखना कि हम दो एक्सट्रीम ही लेंगे तो इजी रहते हैं आपका, या तो टोटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या बहुत इलेक्ट्रॉन, मतलब स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो फिर जो भी इनके बीच में आएगा उसका असर आप इजीली डिटरमाइन कर। अब हमने इसको मेटा पोजीशन पे रखा, तो से फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। अब ये हमने डिसोसिएशन के बाद, हाँ, ये यहाँ पे बेंजोइक ये था, इस साइड में आपका क्या था, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड था। अब ये आयोनाइज होके ये वाला फॉर्म बन गया। अब ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा, कैसे, ये यहाँ चला आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो देखो क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं, थोड़ा पॉसिबल आपको कंडीशन में दिखाना चाहूँगा। मेटा पे है, यहाँ पे N पे O पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज, इस O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, तो अब यहाँ से गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा,
ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, अगर फिर से यहाँ से भी अगर रेजोनेंस होती है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, या यहाँ जा सकते हैं, या यहाँ जा सकते हैं, है ना। अगर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, न कि इस कार्बन पे ना पॉजिटिव चार्ज आएगा ना नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे NH2 रखेंगे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यानी इस कार्बन के जो डायरेक्टली इस आपके सबस्टिट्यूएंट के साथ अटैच है उस कार्बन पे कोई ना नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना था, लेकिन वो डायरेक्टली इस लिंक्ड कार्बन पे नहीं आ रहा है। मीन्स दिस पॉजिटिव चार्ज इज स्लाइटली फार फ्रॉम क्या है, दिस ऑक्सीजन एटम, और ये इसके साथ डायरेक्टली ये रेजोनेंस में नहीं है, तो ये इसको इतना स्टेबलाइज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड थोड़ा सा ये क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि कम से कम पॉजिटिव चार्ज तो आ रहा है ना यहाँ पे इसके पास में, तकरीबन इस कार्बोक्सिलेट बेंजोइक आयन के पास तो पॉजिटिव चार्ज तो आ रहा है ना, लेकिन इसका मतलब ये है कि के एट मेटा पोजिशन स्लाइटली ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड होगा, लेकिन के वैल्यू एट पैरा पोजिशन मच ग्रेटर देन के वैल्यू एट मेटा पोजिशन। ठीक, अब इस चीज में एक ये भी याद रखना है कि यही इफेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का होगा, उस समय भी के पैरा का इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू के मेटा। ठीक, अब थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर करके रखना है ताकि आप आगे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकें। ये यही इसी टाइप का है कि यहाँ पे अगर पैरा पे है तो स्ट्रांगली कंजुगेट होता है तो सिग्मा का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाते हैं पैरा पोजीशन पे, और अगर ये मेटा पे आ जाते हैं तो ये डायरेक्ट कंजुगेशन में नहीं आते हैं तो मेटा का वैल्यू जो होता है वो कम होता है, और मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस का इफेक्ट कम होता है। ये थोड़ा सा इतना यहाँ पे मैं बोल के आपको आइडिया दे के रखना चाहूँगा। से कोई ग्रुप है, यहाँ पे आपका Y है, अब ये X है मेटा पे अटैच है ना, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि रेजोनेंस शो नहीं करते हैं, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता है, से आपका फ्लोरीन है ना, ये इस बेंजोन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं शो करते हैं, तो उस समय किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी मेटा का इफेक्ट ज़्यादा होगा कि पैरा का इफेक्ट। एक कंडीशन में ये से फ्लोरीन पैरा पे है, किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, सिग्मा वैल्यू किसका ज़्यादा होगा या किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो उस समय जो डोमिनेंट फैक्टर होता है रेजोनेंस तो नहीं होना, रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट का ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट जब डोमिनेट करते हैं उस समय हम देखते हैं कि कौन सा ग्रुप इस Y के क्लोज में है, ये मेटा पोजीशन वाला क्लोज भी है कि पैरा पोजीशन, तो फील्ड इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, जो क्लोज में है। तो उस समय जब कोई रेजोनेंस नहीं होता है तो सिग्मा मेटा पोजीशन इज ग्रेटर देन सिग्मा पैरा पोजीशन होता है। इस चीज़ को आपको अभी थोड़ा सा जहन में रखना है। तो अभी तक हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाइट्रो जब ग्रुप अटैच होता है उस समय हाई होता है एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड, लेकिन जब NH2 ग्रुप अटैच होता है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होता है उस समय बहुत ही कम होता है। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके, से यहाँ पे आपको पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप अटैच है, ये यहाँ पे डिप्रोटोनेट होके यानी डिसोसिएट हो रहा है, इसके बाद इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि हाईली अनस्टेबल कंडीशन में है, क्योंकि ये नेगेटिव बहुत पास आ रहे हैं और वो हाईली अनस्टेबल कंडीशन है। जब ये रेजोनेंस दिखाएगा तो और क्लोज में हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो के का वैल्यू है यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, ये ऐसे होगा, के NH2 का वैल्यू कम होगा कि एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक के एसिड के को हम के डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के एच से रिप्रेजेंट कर रहा है फिलहाल, अब याद रखना। ठीक,
और अगर हम नाइट्रो ग्रुप को यहाँ पे रखते हैं तो एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे वो इस बेंजोइड आयन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो, KNO2 जो होते हैं ग्रेटर देन KH फॉर डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेंजोइक एसिड। तो इसमें थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, इसलिए KNO2 का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। और एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड इसमें थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, इक्विलिब्रियम को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो KNH2 का वैल्यू कम होता है। अब हमें पता है जो सिग्मा होता है वो किस, अभी तक आपने देखा कि जो KNH2, इसको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, KNH2 जब आपके सबस्टिट्यूएंट NH2 होता है तो उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर बेंजोइक एसिड। और इस जब नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है उस समय के का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हमें पता है कि सिग्मा का वैल्यू कैसे निकालना होता है। तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, लॉग ऑफ, ये सिग्मा है, इज इक्वल टू सिग्मा फॉर हम NH2 निकाल रहे हैं, सिग्मा फॉर NH2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ KNH2 डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेंजोइक एसिड। अब कौन सा फैक्टर बड़ा है, आपको ये याद रखना है, KNH2 बड़ा है कि KH बड़ा है। यहाँ पे हमें पता है KH इज ग्रेटर देन KNH2, यानी नीचे वाला यूनिट क्या है, बड़ा है, ऊपर वाला यूनिट क्या है, छोटा है। तो लॉग जब लॉग का वैल्यू 1 होता है तो 0 आता है। अब तो ये 1 से भी नीचे जा रहा है तो लेस देन 0 आएगा ना, तो यहाँ सिग्मा NH2 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे देखिए सिग्मा फॉर बेंजोइक एसिड का कितना होगा, प्योर बेंजोइक एसिड का ऊपर भी क्या होगा, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर बेंजोइक एसिड, नीचे भी हमें विद रेस्पेक्ट टू बेंजोइक एसिड देखना था, नीचे तो बेंजोइक एसिड का आएगा, तो 1 log ऑफ 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए जब NO2 था तो KNO2 इज ग्रेटर देन, तो सिग्मा NO2 का वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा NO2 log ऑफ KNO2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन सबस्टिट्यूएंट इज NO2 डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेंजोइक एसिड। ऊपर वाला क्वांटिटी बड़ा है, नीचे वाला क्वांटिटी छोटा है, तो मोर देन 1 आएगा ना, लॉग का वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा, लॉग 1 से ज़्यादा आएगा, है ना। लॉग 1 का 0 है, लॉग 1 पॉइंट कुछ भी है, लॉग का 2 वो तो 1 से ज़्यादा होगा ना, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है इस बेंजोइक एसिड के साथ तो उस समय सिग्मा का वैल्यू नेगेटिव में आता है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हुआ ना। और जब कोई सबस्टिट्यूएंट अटैच नहीं होता है तो उस समय सिग्मा का वैल्यू 0 आता है। और जब NO2 यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो उस समय सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव आता है। इतना आप याद रखिए फिलहाल। तो हमने क्या देखा अभी, थोड़ा सा इसको ये देखते हैं। इन केस ऑफ पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड नेगेटिव चार्ज ऑन यहाँ कार्बोक्सिलेट नहीं, बेंजोएट ऑक्सीजन इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस एंड इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू राइट बट द इफेक्ट विल बी लेस फॉर मेटा। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या होगा, इन केस ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजोएट आयन बेंजोएट ऑक्सीजन is destabilized due to resonance and equilibrium is shifted to left की तरफ जाता है but the effect will be less for meta। इन दोनों को हमने स्टडी किया, ठीक है। और हमने देखा equilibrium constant for NH2 is greater than benzoic acid is greater than पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो इसीलिए हमने इनका वैल्यू निकाला। अब यहाँ पे थोड़ा इसको समराइज करके आपको याद रखना है, सिग्मा का वैल्यू होता है इसके बराबर, ठीक है। हमेशा याद रखना नीचे जो होता है बेंजोइक एसिड का होता है और वैल्यू, और हमेशा याद रखना कि सिग्मा जो वैल्यू आपको निकालना है वो किसका निकालना है, बेंजोइक एसिड का ही, किसी और रिएक्शन का हमें ज़रूरत नहीं है।
और ये आप बेंजोइक एसिड का जो सिग्मा का वैल्यू होता है बाय वेरिंग डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट है, हमें लैब में अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने जस्ट बेसिक को समझने के लिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखा। क्यों? क्योंकि ये सारा हेमेड ने करके रखा है और लिटरेचर में हर जगह अवेलेबल है, और इसी सिग्मा का सहारा लेके, इसी सिग्मा के वैल्यू का हमें सपोर्ट लेके विथ रेफरेंस टू दिस सिग्मा वैल्यू ऑफ बेंजोइक एसिड हमें दूसरे रिएक्शंस को इसके साथ रिलेट करके फिर हमें रो का वैल्यू निकालना है। फिर इसके बाद हमें उस रिएक्शन का मैकेनिज्म को पता करना है, या उसके ट्रांजिशन स्टेट को या उसके रिएक्शन स्टेटस को हमें पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा वैल्यू हमेशा सिग्मा से आपको सीधा दिमाग में लाना है, दीज आर वैल्यूज रिलेटेड टू वेरियस सबस्टिट्यूएंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब हमें पता हो गया कि सिग्मा इज इक्वल टू 0 होगा तो वो उस सबस्टिट्यूएंट का रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा। जैसे हम डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड पढ़ रहे थे ना, तो उस पे डिसोसिएशन पे उसका कोई असर नहीं होगा। ये सेम सिमिलर टू क्या हो जाएगा, प्योर बेंजोइक एसिड की तरह। यानी उसका मतलब है आपने बेंजोइक एसिड का डिसोसिएशन पढ़ रहा था, एक्स यहाँ पे आपने वेरी किया, इस रिएक्शन पे कोई असर नहीं हो रहा है इसके वेरी करने से, मीन्स इसका कोई, इस ग्रुप का कोई असर ही नहीं है। उस समय उस सिग्मा का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, जब नो इफेक्ट होगा। सिग्मा का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है जो ग्रुप इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच है उसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। क्योंकि हमारा जो नेगेटिवली चार्ज बेंजोएट आयन था उसको क्या कर रहे थे, स्टेबलाइज कर रहे थे। हमारा जो इंटरमीडिएट था वो क्या, इसको क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे थे। और सिग्मा का वैल्यू जितना स्ट्रॉन्ग, जितना हाई होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसका इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक, अब नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब था, नेगेटिव सिग्मा वैल्यू किन का रहता है, जो अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है तो उस समय सिग्मा का वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आते हैं। ठीक है, जितना नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगा, इसका नेगेटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गली वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है तो सिग्मा का वैल्यू मेटा का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पैरा। अगर रेजोनेंस होता है तो पैरा का वैल्यू ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा। अब हमने अभी थोड़ा आपको कहा कि जो ये सिग्मा का वैल्यू है ये ऑलरेडी लिटरेचर में आपको अवेलेबल है, ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, आपको इसको लैब में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब इसके कंपेयर में दूसरे रिएक्शन को आपको देखना है तो उनका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है विद रेस्पेक्ट टू बेंजोइक एसिड। वो कैसे निकालते हैं आगे हम देखेंगे। फिलहाल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिग्मा हम देखेंगे जो लिटरेचर में अवेलेबल है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस टेबल को देखते हैं तो इसमें पूरा हमें सिग्मा का वैल्यू दिया है, एक पैरा पोजीशन और एक मेटा पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे तो आप सीधे बोल सकते हैं NH2 का हमने अभी अभी निकाला, वैल्यू क्या आ रहा था, माइनस में आ रहा था एट पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अब मेटा पोजीशन को फिलहाल आप रखो, पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है, -0.62, और हमें पता था कि इसका वैल्यू माइनस में ही आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। लेकिन जब मेटा पोजीशन पे आते हैं तो 0 आ रहा है, वो हम देखेंगे। पहले हम पैरा पोजीशन को ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। OCH3 है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए -0.2, लेकिन मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है एज कम्पेयर टू NH2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज नहीं करते हैं, इसीलिए इसका -0.29 है। CH3 ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जितना NH2 और CH3 है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये हाइपर कंजुगेशन भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और प्लस आई इफेक्ट भी दिखाते हैं। लेकिन इन ये दोनों में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ जो होता है इलेक्ट्रॉन जितना
NH2 और OCH3 में होता है उतना नहीं होता। इसमें 2 लोन पेयर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिलोकलाइजेशन में, ठीक है, जबकि CH3 में इतना नहीं होता है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड फिर से कम। जब हाइड्रोजन होगा तो हमने कैलकुलेट किया, ऑर्थो मेटा दोनों पे क्या आएगा, 0 आएगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं लेकिन क्या रेजोनेंस नहीं दिखाते हैं। से आपका C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है कार्बोक्सिलेट आयन। और अभी हम पैरा वाले पढ़ रहे हैं तो पैरा पे फ्लोरीन है, ठीक है, पैरा पे फ्लोरीन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये तो डोनेट नहीं करेगा, ये सिर्फ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मीन्स माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखा है। अब यहाँ रेजोनेंस नहीं है। अभी अभी मैंने कहा था आपको कि मेटा पे जब इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो मेटा पे ज़्यादा इफेक्ट होता है और पैरा पे कम होता है। अब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे तो इसका वैल्यू अब प्लस में आएगा, देखो आया 0.05। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट पैरा पोजिशन पे है ये ग्रुप तो बहुत दूर है ना, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही कम लेकिन अगर यही फ्लोरीन कहाँ पे होता, मेटा पोजीशन पे से यहाँ पे, तो ये इट इज़ मच क्लोजर टू दिस बेंजोइड आयन, तो इंडक्टिव इफेक्ट का असर यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो इसलिए वैल्यू उस समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो हम देखेंगे अभी। सिमिलरली इन केस ऑफ आयोडीन प्लस में, क्लोरीन में भी यही वैल्यू। आप खुद इनके बारे में थोड़ा सा आप सोचना, मैं हर किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ब्रोमीन का भी प्लस में COOCH3, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो इसको भी आप देख लो, इसका स्ट्रक्चर कॉपी पे बनाओ, देखो ये विड्रॉ कैसे कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका इफेक्ट थोड़ा सा और इंक्रीज हो रहा है, इससे क्यों हो रहा है आप उसको देख सकते हैं, है ना। साइनाइड का देखो, नाइट्रो सबसे एक्सट्रीम स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है 0.7। अब हम अगर मेटा पोजीशन की बात करते हैं तो हमने ये कहा था कि मेटा पोजीशन पे जो होता है रेजोनेंस का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का ज़्यादा होता है, वो हमने देख लिया क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के पास नहीं आते हैं। से आपके पैरा पोजीशन पे आप फॉर एग्जांपल में इसको NH2 है, सॉरी हम पैरा पे तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बोल रहे हैं कि आपके ये NH2 ग्रुप आपके ऑर्थो मेटा पोजीशन पे है, तो ये कंजुगेशन वाला असर तो नहीं होगा, लेकिन ये अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। माइनस आई इफेक्ट की वजह से अब इसका वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता माइनस से किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ, यानी इसका ऑलमोस्ट प्लस की तरफ आ रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या है, 0 है। जब हम OCH3 की तरफ आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, OCH3 फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्या है, OCH3 है और यहाँ पे आपका COO नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका भी रेजोनेंस इतना असरदार नहीं होगा, लेकिन ये भी कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट दिखा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसके पास में है, तो इससे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे ये फिर से स्टेबलाइज कर रहे हैं, इसको इक्विलिब्रियम को राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका फिर से +1 की तरफ, यानी प्लस की तरफ चला गया। CH3 की अगर हम बात करते हैं तो CH3 जो है, CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है आपका COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन, ऑर्थो मेटा पे CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है आप, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन अपनी तरफ ले रहा था ना, माइनस आई इफेक्ट दिखाता था। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसको फर्दर डिस्टेबलाइज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी COO की तरफ ज़्यादा करेंगे, तो इसलिए इसका फिर से वैल्यू क्या आ गया, माइनस में आ गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो सेम होगा, 0 हो जाएगा, वो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विड्रॉइंग, यानी सेम इसका जो हमने पैरा पे का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर, लेकिन पैरा पोजीशन पे इट इज़ वेरी मच क्लोज टू कार्बोक्सिलिक आयन, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग इफेक्ट या सॉरी अपनी तरफ खींच रहा है, तो
माइनस आई इफेक्ट है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इंडक्टिव ऊर्जा अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसको हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं ना। माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेटा, इसलिए इसका वैल्यू पैरा से मेटा का ज़्यादा है। सिमिलरली इन केस ऑफ आयोडीन, इन केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आप इन सब को खुद डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, या खुद इसके बारे में सोचो। अगर इसमें भी प्रॉब्लम होता है तो मैं चाहूँगा आप फिर से कमेंट सेक्शन में जाके आपके गूगल क्लासरूम के वहाँ पे फिर से आप डिस्कस कर सकते हैं कि इनका वैल्यू सर हमें समझ में नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि एक सिंपल सा रिलेशनशिप ड्रॉ किया इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ सबस्टिट्यूएंट एट मेटा एंड पैरा सबस्टिट्यूएंट on reaction mechanism, on reaction intermediate. By knowing the value of sigma, हमने बहुत सारा क्या किया, सिग्मा का वैल्यू निकाला एट पैरा एंड मेटा पोजीशन, और हमारा जो रेफरेंस रिएक्शन था डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड था। और ये जो बेंजोइक एसिड है हमें लिटरेचर में इजीली मिलते हैं, उसका हमें सहारा लेके क्या देखना है, दूसरे रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम पता कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, हमने दो पैरामीटर देखे, एक सिग्मा पैरामीटर, एक रो पैरामीटर। अब आज हमने सिग्मा पैरामीटर के बारे में अच्छे से पढ़ा, तो आई होप ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। तो हम अपने क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।